प्रिय विद्यार्थियों, आज 5 सितंबर है और आज के दिन को टीचर्स डे के रूप में हम मनाते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि ये दिन आपके लिए एक प्रेरणा साबित हो, आपके जीवन में एक प्रेरणा बन के ये दिन आए और आप किसी भी अध्यापक से एक ऐसी प्रेरणा लें कि आपका जीवन सफल हो जाए। तब ये टीचर्स डे मनाना हमारे लिए मैं मानता हूँ सार्थक रहेगा। टीचर्स डे के दिन भी अगर आप पढ़ाई के प्रति सजग रहें तो ये पूर्ण रूप से समर्पण माना जाएगा टीचर्स डे के लिए आपका। आज का हमारा जो विषय है ज्योग्राफी 10+2 ज्योग्राफी विषय का लेसन नंबर 6 जो है उसमें हम आज करेंगे औद्योगिक अवस्थिति की। कौन कौन सी औद्योगिक अवस्थितियाँ हैं जिनकी वजह से उद्योग जो है कहीं किसी जगह पर अवस्थित होते हैं। उद्योगों की अवस्थिति, देखिए ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। क्या है ये? औद्योगिक अवस्थिति। इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई उद्योग जो है, कारखाने जो हैं वो कहाँ पर अवस्थित होंगे, कहाँ पर स्थित होंगे, कहाँ लगाए जाएंगे, वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है। तो उद्योगों की अवस्थिति जो है वो अवस्थिति प्रभावित होती है 2 प्रकार के तत्वों से। सबसे पहले प्रकार का तत्व जो है वो कौन सा है? वो है भौगोलिक कारक। ठीक है, पहला भौगोलिक कारक है। और नंबर सेकंड जो है वो है आपका भौगोलिक कारक। हम ये जानेंगे कि उद्योग कहीं पर स्थित होंगे उसके लिए कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं। मुख्य रूप से 2, भौगोलिक कारक और अभौगोलिक कारक। अब सबसे पहले हम भौगोलिक कारक को पढ़ेंगे इसे कि भाई भौगोलिक कारक कौन से हैं। उद्योगों की अवस्थिति के भौगोलिक कारक देखिए। सबसे पहले नंबर 1 पर है हमारे भौगोलिक कारक। और भौगोलिक कारक में सबसे पहला जो है वो है आपका कच्चा माल। कच्चा माल एक भौगोलिक कारक है। किस प्रकार से? भाई उद्योग जहां पर हम स्थापित करेंगे ना उस जगह पर इस उद्योग के लिए कच्चा माल चाहिए। जैसे सीमेंट उद्योग अगर आप कहीं लगा रहे हैं तो उसके लिए कच्चा माल क्या चाहिएगा आपको? चूना पत्थर चाहिएगा उसके। कपड़ा मिल अगर आप लगा रहे हैं, कपड़ा उद्योग अगर आप स्थापित कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या चाहिएगा? आपको कच्चे माल के रूप में कपास चाहिए। सरसों का अगर कोई मिल लगा रहे हैं, आप तेल निकाल रहे हैं, तेल मिल लगाया जा रहा है तो सरसों उसके लिए कच्चा माल चाहिएगा। अगर कोई इस्पात उद्योग लगा रहे हैं आप तो उसके लिए जो है लोह खनिज पदार्थ कच्चे माल के रूप में हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कच्चा माल ही एक ऐसा हमारा तत्व है जिसके द्वारा जो है हमारा उद्योग जो हो स्थापित होता है। तो कच्चा माल एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में सामने। नंबर बी है अगला दूरी। देखिए जहां उद्योग आप लगा रहे हैं उस उद्योग की बाजार से और कच्चे माल से दूरी कितनी है, ये बात भी अवस्थिति को प्रभावित करती है कि भाई दूरी कितनी है। कच्चा माल मान लीजिए आप उद्योग लगा रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में और कच्चा माल मंगवा रहे हैं आप केरला से, तो दूरी बहुत ज़्यादा होगी तो आपका जो माल बनेगा वो ज़्यादा कीमत वाला बनेगा और आप मुनाफा आप कम कमा पाएंगे। अगर आप उद्योग लगा रहे हैं झारखंड में या आप छत्तीसगढ़ में और वहीं पर जो है आपको कच्चा माल मिल रहा है, कोयला मिल रहा है, लोहा मिल रहा है, तो आपको उद्योग कम लागत पर जो है अच्छी वस्तुएं बना सके। तो दूरी भी महत्वपूर्ण कारक साबित होती है। किसके रूप में? भौगोलिक कारक के रूप में। नंबर 3 है, नंबर सी लगा दें हम इसमें, ऊर्जा
के साधन। उद्योग लगाने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा के साधन चाहिए। ऊर्जा के साधन के रूप में हम किसको ले सकते हैं? जल विद्युत को ले सकते हैं, कोयला ले सकते हैं, परमाणु ऊर्जा ले सकते हैं। कोई भी ऐसा कारक है जो हमें ताकत देता है मशीनों को चलाने के लिए, उद्योग को चलाने के लिए जो मशीनें लगी हैं उसमें उनको चलाने के लिए जो ताकत है, ऊर्जा है, वो भी मिलनी जरूरी है। अगर ऊर्जा का साधन हमारे पास नहीं है तो हमारा उद्योग ठीक ढंग से नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि मशीनें चलाने के लिए ताकत चाहिए, पावर चाहिए, और पावर जो है ऊर्जा के साधन से मिलती है। तो ऊर्जा के साधन का होना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी माना गया है किसी भी उद्योग की अवस्थिति के लिए। और नंबर बी है जल की प्राप्ति। जल की प्राप्ति किसी भी उद्योग को सही ढंग से चलाने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। वहां रहने वाले जो कर्मी हैं उनको भी जल की आवश्यकता पड़ती है अपने जीवन को जीने के लिए। और जो मशीनें लगी हैं, जो उद्योग जो स्थापित हमने कर रखा है, उसमें भी जल चाहिएगा। लगभग किसी उद्योग में अधिक जल की आवश्यकता होती है तो किसी में कम। जैसे कपड़ा उद्योग आप लगाएंगे तो ज़्यादा जल की आवश्यकता होगी, गत्ता कागज उद्योग लगाएंगे ज़्यादा जल की आवश्यकता होगी, लोहा इस्पात उद्योग लगाएंगे तो आपको जल की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसको ठंडा करना पड़ता है, पदार्थ जो पिघलाते हैं हम उसको। कई उद्योग ऐसे होते हैं जिससे इलेक्ट्रिक सामान का कोई उद्योग आपने लगाया, सिलाई मशीन का लगाया, कम जल की आवश्यकता पड़ेगी। तो कई उद्योग तो ऐसे हैं जिनमें कपड़े की रंगाई है, धुलाई है, वो जो चीज़ है, प्रिंटिंग है, उसमें जल की खपत ज़्यादा होती है। किसी किसी उद्योग में जल की खपत कम होती है, लेकिन जल चाहिए हर किसी को लिए, हर किसी उद्योग के लिए। तो जल भी जो है वो एक भौगोलिक कारक है, और भौगोलिक कारकों में महत्वपूर्ण कारक है जल, कि भाई जल की आवश्यकता भी हमें पड़ती है। तो ये कुछ एक कारक है भौगोलिक। इसमें एक कारक भी और करवाएंगे हम। ई जो है वो हो जाएगा आपका अगला पॉइंट, सस्ता श्रम। सस्ता श्रम, सस्ता श्रम से मतलब क्या है कि श्रमिक हमें सस्ते मिलने चाहिए। अगर कहीं पर आपको श्रमिक सस्ते मिलेंगे, वहां उद्योग की अवस्थिति, अगर आप उद्योग लगाना चाहेंगे तो आपकी पैदावार ज़्यादा हो जाएगी, आपकी लागत कम आएगी और आपका मुनाफा बढ़ जाएगा। तो सस्ते श्रम की भी जरूरत पड़ती है। सस्ते श्रमिक जहाँ मिलते हैं वहाँ उद्योग ज़्यादा लगाना फायदेमंद रहता है, और उद्योग की जो वस्तु बनेगी उसकी लागत कम आती है श्रमिक सस्ते मिलने की वजह से। और अगला है, अगला पॉइंट है वो है आपका बाजार की उपलब्धता। बाजार की उपलब्धता, इसमें क्या है, बाजार भी जरूरी है। किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए बाजार की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बाजार बहुत ही आवश्यक माना गया है। बाजार नहीं होगा तो हम वस्तुएं चाहे कितनी बढ़िया बना लें, कितनी मात्रा में बना लें, हमारी वस्तुओं को कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा, तो उद्योग चलेगा कैसे। तो बाजार की उपलब्धता भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी मानी गई है, कि जहाँ पर जो उद्योग आप लगा रहे हैं उसका बाजार भी होना चाहिए, उसकी मार्केट भी होनी चाहिए, वो चीज़ बिकनी चाहिए। अगर हम मान लें अपने मैदानी भाग में या नेट बनाने लग जाएं, बोट बनाने लग जाएं, कौन खरीदेगा भाई? बाजार नहीं रहेगा हमारे यहाँ। अगर वही चीज़ें हम किसी समुद्र के किनारे पर बनाएं तो वो खूब बिकेगी, क्योंकि उसका बाजार है वहाँ। अगर आप किसी समुद्र के किनारे पर जाकर के हर्रो कल्टीवेटर ट्रैक्टर बनाने लग जाए, कौन खरीदेगा? वो तो मछली पकड़ेंगे, नाव खरीदेंगे, बोट खरीदेंगे, नेट खरीदेंगे, कांटा खरीदेंगे, वो चीज़ खरीदेंगे। बताओ हर्रो कल्टीवेटर ट्रैक्टर को कौन लेगा वहाँ? और अपने यहाँ वो चीज़ बनाई जाए तो मैदानी उपजाऊ भाग है, खेती बहुत होती है, तो हम खूब आराम से उनको खरीद लेंगे, फटाफट बिकेगा जो उत्पाद है वो। तो इस प्रकार से बाजार की उपलब्धता भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी बताई गई है उद्योग की भौगोलिक कारकों में। अब हम करेंगे अभौगोलिक या गैर भौगोलिक। भौगोलिक
भौगोलिक अभौगोलिक कारक। अभौगोलिक कारक में क्या आ जाएगा? सबसे पहले एक नंबर पर अगर हम लगाएं यहां तो सबसे पहला हमारा है पूंजी। देखिए, उद्योग को स्थापित करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? पूंजी की। सारे काम उद्योग के पैसे से होते हैं। जमीन खरीदना, बिल्डिंग बनाना, मशीनें लाना, श्रमिक लगाना, कच्चा माल खरीदना, माल को तैयार करवाना, सब कामों के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? पूंजी की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पूंजी अच्छी है तो ही उद्योग वहां पर लगा सकते हैं आप। अगर आपके पास पूंजी का अभाव है तो आप उद्योग वहां पर नहीं लगा पाएंगे। ये एक खास इसका एक कारक है गैर भौगोलिक में कि पूंजी की जरूरत हमें पड़ेगी। पूंजी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। बहुत सारे दक्षिण अफ्रीकी देश ऐसे हैं जिनमें पूंजी का अभाव होने की वजह से उद्योग नहीं लग पाए। कच्चा माल भी है, सस्ते श्रमिक भी हैं, हर प्रकार का संसाधन उनके पास उपलब्ध है, लेकिन उसका प्रयोग करने के लिए पूंजी तो चाहिए। तकनीकी विकास के लिए, मशीनें लाने के लिए, तो उद्योग लगाने के लिए पूंजी चाहिए। तो पूंजी का होना गैर भौगोलिक कारक में सबसे पहला कारण बताया गया है। नंबर 2 है सरकारी नीतियां। भाई सरकार क्या नीति बनाएगी, इस पर गैर भौगोलिक कारक है सरकारी नीतियां। सरकार नीति कैसी बना रही है वहां उद्योग लगाने के लिए, वो अनुकूल है या नहीं है? सरकार इतनी मुश्किल नीतियां बना दे कि उद्योग लगाने वाला जो परेशान हो जाए, उद्योग लगाएगा ही नहीं। और सरकार की नीतियां अगर बड़ी अच्छी हैं, उद्योग को चलाने के लिए वो सुटेबल है, वो नीतियां, सरकार ऐसी उपलब्धता दिलवा रही है, वहाँ फैक्ट्री के मालिकों को सुनिश्चित करवा रही है कि उनका पैसा जो निवेश ने कर रखा है वो बड़ा सेफ है और उनको मुनाफा होगा, तो ऐसी सरकारी नीतियां जहाँ होंगी वहाँ पर उद्योग ज़्यादा लगेंगे। और जहाँ पर सरकारी नीतियाँ अच्छी नहीं होंगी वहाँ पर उद्योग नहीं स्थापित किए जाएंगे। सरकार की नीतियाँ डिपेंड करती हैं कि वो कितना टैक्स भरवाती है सरकार, कितना ज़्यादा जो है वो फाइल को आगे चलाने में या किसी उद्योग को स्थापित करने में कागजी कार्रवाई कितनी करवाती है, ये सारी नीतियाँ होती हैं। अब आप देखेंगे अगर अपने देश में, तो जो हिमाचल प्रदेश है हमारा, वहाँ की सरकार ने ये कर रखा है कि कोई भी उद्योग फैक्ट्री लगाएगा अपने यहाँ पर हिमाचल में, तो वो 2 साल, 5 साल, 10 साल तक जो है उससे कोई टैक्स नहीं लेगी। तो उद्योग सरकारी नीति के अनुसार वहाँ जाके ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि टेम्परेचर वातावरण भी अच्छा है और सरकार भी कम पैसे लेती है टैक्स के रूप में, या नहीं लेती है, कुछ समय के लिए माफ़ करती है। तो वो मुनाफा कमाने के लिए सरकार की नीतियों के तहत उद्योग उन्हीं जगहों पर स्थापित हो जाएंगे। नंबर 3 है पर्यावरणीय स्थिति। देखिए, पर्यावरणीय स्थिति में क्या है, ये भी देखा जाएगा कि उद्योग किन जगहों पर लगाया जा रहा है, कैसा पर्यावरण है वहाँ का। वहाँ के पर्यावरण की परिस्थितियों के अनुसार ये ध्यान में रखा जाएगा कि भाई पर्यावरण परिस्थितियाँ कैसी हैं। मान लीजिए पर्यावरण परिस्थितियों के हिसाब से अगर देखें तो सबसे पहला नंबर आता है कपड़ा उद्योग का। जहाँ नमी है, आर्द्रता है, वहाँ पर अगर उद्योग लगाएंगे तो कपड़ा मिल अच्छे ढंग से चलेंगे। और अगर शुष्क जगह पर लगाओगे तो रेशा इतना लंबा नहीं चलेगा और वो जो है कपड़ा बनाने में दिक्कत महसूस होगी। तो आर्द्र और नम जलवायु में कपड़ा उद्योग लगाया जाता है। ये पर्यावरणीय स्थितियाँ होती हैं। और नंबर 4 है औद्योगिक जड़त्व। औद्योगिक जड़त्व का मतलब क्या होता है, कई उद्योग एक जगह पर अपनी जो है वो कई साल पुरानी जो है एक परंपरा डाल लेते हैं, उसको औद्योगिक जड़त्व कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में समझेंगे अलीगढ़ का ताला उद्योग। अलीगढ़ के ताले बहुत प्रसिद्ध हैं। अगर वहां पर कोई उद्योग लगाएगा तो वो ताले खरीदे जाएंगे उसके, क्योंकि भाई प्रसिद्ध है वो ताले, अलीगढ़ में बन रहे हैं तो बढ़िया होंगे। ये औद्योगिक जड़त्व होता है। एक जगह जो है वो वहाँ उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो जाती है, उसको बोलते हैं औद्योगिक जड़त्व। जैसे कोल्हापुर में क्या होता है, कोल्हापुर में चप्पलें बनती हैं विशेष रूप से, तो आप कोल्हापुरी चप्पल के नाम से, भाई कहाँ से बन के आई है, कोल्हापुरी, तो खरीदेंगे आप फटाफट।
अगर आप देखेंगे कि फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनती हैं, औरतें पहनती हैं ना चूड़ियाँ, वो चूड़ियाँ फिरोजाबाद में बनती हैं, तो फिरोजाबाद की मशहूर चूड़ियाँ लोग खरीदेंगे उसको और उद्योग वहाँ चलेगा आराम से, चूड़ी उद्योग लगाने वाला फिरोजाबाद में पहुँचेगा। तो अलग अलग जगह जो है ना उसका जड़ता हो जाता है। मेरठ में कैंची उद्योग है, तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में रेवाड़ी में जैसे बर्तन उद्योग है तो प्रसिद्धि हो जाती है, उसको बोलते हैं औद्योगिक जड़त्व। औद्योगिक जड़त्व जहाँ हो जाता है वहाँ उद्योग लगाने पड़ेंगे, गैर भौगोलिक कारक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो पूर्ण हुआ। आज हमने उद्योगों की अवस्थिति के कारक पढ़े, उसमें भौगोलिक कारक पढ़े कुछ और कुछ के गैर भौगोलिक कारक पढ़े। आशा करता हूँ कि आपको बड़े अच्छे ढंग से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और फिर भी अगर कोई टॉपिक में कोई डाउट रहता है, कोई शंका आप महसूस करते हैं कि जी ये मेरी समझ में नहीं आया, एक बार फिर बताइए। आपके पास वीडियो है, सेव करिए और बार बार देख लीजिए। फिर भी अगर समझाने में कोई परेशानी रह जाती है और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता, किताब में पढ़िए और फिर भी दिक्कत महसूस करते हैं तो मेरे को बताइए, उसको हम दोबारा से करवा देंगे। और किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो लेसन है इम्पोर्टेंट है हमारी परीक्षा के लिए आज से और महत्वपूर्ण है ये लेसन हमारा। तो बड़े अच्छे ढंग से इसको तैयार कीजिए। एक बार पुनः जो है आपको 5 सितंबर अध्यापक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए इतना, बाकी का